हेलो 8th क्लास। आज हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय की पुस्तक संसाधन एवं विकास के दूसरे पाठ भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन में आपने भूमि, मृदा और जल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के विषय में पढ़ेंगे। तो ये बच्चे जो है हस्तशिल्प प्रदर्शनी, हस्तशिल्प यानी कि हाथों से बनाई गई जो सामान होते हैं और प्रदर्शनी में घूम रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने बेंत और बाँस से बनी वस्तुएं और रेशम से बने स्कार्फों को देखा। तो उसको देखकर वो समझ गए कि पौधे हमें विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच में जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां पर रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित निर्भर रहती हैं। जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो हमारा जो वन्य जीवन है या जंगल है, हमारे वनस्पति और वन्य जीव जो है हमारे बहुमूल्य संसाधन है। तो वन्य जीवन से, जंगलों से हमें इमारती लकड़ी, प्राणियों को आश्रय मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक जो मृदा है उसकी सुरक्षा करते हैं और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रेगिस्तानों को रोकने और तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरों से जो वो आती हैं, तूफान आते हैं, उनको रोकने के लिए रक्षा करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। जितना भी हम ज़मीन से पानी लेते हैं, फल, लेटेक्स, तरपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे, कागज़ मिलते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा असंख्य उपयोग हैं जो कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे पक्षी, मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, परागण में मदद करते हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटक के रूप में कार्य करती है। जितने कीड़े मकोड़ों की अधिकता होती है उनको खाती है। गिद्ध जो होते हैं वो मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण शोधक है, सफाई कर्मी है। इसलिए प्राणी चाहे छोटे और बड़े हों, सभी पारितंत्र को रखने के लिए अनिवार्य हैं। तो देखिए, आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार, ये दवाइयों के नाम में देखिए, डिक्लोफेनाक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी यानी जो पेन किलर होते हैं, तो उनके अपमार्जन उपरांत यदि उसका उपयोग कर लेता है गिद्ध, तो उसकी किडनी खराब हो जाती है और मर जाता है। तो इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर गिद्धों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता यानी नमी पर निर्भर करती है। तो विश्व की वनस्पति 4 वर्गों में, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म यानी कि झाड़ियाँ जो होती हैं, और टुंड्रा। भारी वर्षा क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। जैसे जैसे नमी कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म, बहुत छोटे जो होते हैं झाड़ियाँ, वो उगते हैं। और इस प्रकार के क्षेत्रों में जो पौधों की जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा न हो। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन, पतली काई जैसी जो होती है, वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित वन और पर्णपाती वन। सदाहरित वो होते हैं जो हमेशा हरे रहते हैं और किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, और पर्णपाती ऐसे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये वन विभिन्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को काट दिया जाता है, जिससे वनों का जो आवरण है, वनों के क्षेत्र हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। इसके बहुमूल्य संसाधन और संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। तो इनका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, इस जंतुओं को, जितने भी जानवर होते हैं सब वहाँ पे रहते हैं। साथ ही हमारा जो पारितंत्र है पूरा, उसको भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव के हस्तक्षेप के कारण
जंगल नष्ट हो रहे हैं, बहुत सी जातियाँ असुरक्षित हैं, बहुत गायब होने के कगार पे हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो इनको गायब होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अनाधिकार शिकार जो करते हैं उससे भी इनमें कमी आई है। पशुओं की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के लिए भी लोग गैरकानूनी ढंग से इनका व्यापार और शिकार करते हैं। तो इसमें कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, ये भी हिरन की प्रजाति है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, तो इनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है, लोगों में नियम बनाए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भाग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन भंग न किया जाए, उनको नष्ट न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता, नहीं तो असंतुलन हो जाता बहुत ज़्यादा। और इन क्रियाकलापों से जो है मनुष्य ने प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। इसीलिए आप देखते हैं जितने भी सूअर हैं, बाघ हैं, तेंदुए हैं, सब बस्तियों की ओर को आ रहे हैं। अनेक पक्षी, जीव जंतु जो हैं वो अंधाधुंध शिकार के कारण गायब हो गए हैं या बिल्कुल गायब होने की सीमा पर हैं। तो हम लोगों को इतनी जागरूक होना चाहिए कि हम जो है उनका बचाव करें, उनका संरक्षण करें। एक एक व्यक्ति से ये सब होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने, उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें बिना कारण के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, लकड़ियाँ बहुत इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, घास बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जिससे बर्बाद हो। इससे क्या होगा, हमारा प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा और मनुष्य भी संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। तो इसके हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो ये प्रश्न है, देखिए, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु तत्व कौन से हैं? मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक हैं, तापमान और वर्षण। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। क्या है? मानवीय कारण वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। प्राकृतिक कारण वर्षा, धुआं, भूस्खलन और बाढ़। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, भोजन, पानी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। दो सोपान हैं, जैव निचय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। फिर पांचवा प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। वृक्षारोपण, रिसाव व वाष्पीकरण रोकना, वर्षा जल संग्रहण। इसके पश्चात देखिए, सही उत्तर को चिह्नित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यह है मृदा का गठन। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? खरीदारी के बाद पॉलीबैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। इसके बाद है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। देखो, भूमि उपयोग है, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना, और जैव मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र। अब है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण बताइए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, सत्य है। तो हमारी जो उपजाऊ है ये क्षेत्र, और जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है यहाँ की, और यहाँ पर मैदान समतल होने से यातायात के साधनों और नगरों व उद्योगों का विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, क्योंकि
जो भौतिक साधन है हमारे उनमें वृद्धि हो रही है, लगातार मकान बन रहे हैं जिससे भूमि में भूमिगत जल प्रवेश नहीं कर पा रहा है, भूमि उसका संग्रहण नहीं हो पा रहा है और आधुनिक जो सुविधाएं होने से पानी की खपत ज़्यादा हो रही है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, तो ये सत्य है। तो इनको इसलिए लगाया जाता है ताकि मृदा का अपरदन कम हो और साथ ही जो समुद्र की जो तूफान वगैरह हैं वो सब नुकसान न हो, जनधन की हानि न हो। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो यह असत्य है। मानवीय हस्तक्षेप से लगातार क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है जिससे जलवायु बढ़ रही है। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो पारितंत्र को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं और भी टूट फूट और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।